जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है अक्स। तो कहानी शुरू होती है। जब मैं उस औरत से मिला था तो वो मृत्यु के बेहद करीब थी। उसके आखिरी दिनों में बस एक मैं ही था जो उसके साथ था। उसके अपने तो बहुत थी पर कोई भी अपना न था। मैं देख पा रहा था कि दिन ब दिन उसकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पता नहीं वो औरत मेरी कौन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और जिन्हें पता था कि वो मेरी कौन थी, हम दोनों का रिश्ता क्या था, वो सारे लोग तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। अब ये बूढ़ी औरत मेरे पास कैसे आई, यही सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो बता दूँ, वो खुद नहीं आई थी। मैं ही गया उसे ढूंढता हुआ उसके घर तक। उसके घर तक गया तो पता चला कि ये बहुत खस्ता हालत में है। लेकिन मैं इसके घर तक गया ही क्यों? गया क्योंकि जाना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। बस यही एक थी जो मुझे बता सकती थी उस आईने का राज। आईना वही तो जड़ है इन सारी बातों की। आईने से मेरा मतलब कोई एक आईना नहीं, बल्कि दुनिया में जितनी भी पारदर्शी वस्तुएं हैं जिनमें हम हमारा प्रतिबिंब देख सकते हैं, हमारा अक्स देख सकते हैं, वे सारी चीज़ें मुझे परेशान कर रही है अभी। मतलब पानी में भी हम अपना अक्स देख सकते हैं। पानी भी मुझे परेशान कर रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बता देता हूँ। मैं नील चक्र पानी, यही मेरा छोटा सा नाम है। पर अब पता नहीं ये किसका नाम है, मेरा या उसका। उसका यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है मुझे पता नहीं। इंसान तो वो चीज़ कतई नहीं है। मुझे बहुत अमानवीय सी चीज़ लगती है वो। फिर भूत प्रेत पिशाच डाकन याकन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वैसा भी कुछ नहीं लगता मुझे। जहाँ तक प्रेत आत्माओं के बारे में मेरी जानकारी है वो बस थोड़ी बहुत हॉरर किताबें पढ़ने पर जो ज्ञान मुझे मिला उसी तक सीमित है, या फिल्में देखने के बाद प्राप्त हुई जानकारी। फिल्में मतलब बहुत बढ़िया नहीं, वही पुरानी राम से ब्रदर वाली फिल्में। तो मैं जितना जानता हूँ उस आधार पर कह रहा हूँ कि एक कांच में दिखता हुआ जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी मुझे मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है किसी भी कांच में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो मुझे वो मेरा प्रतिबिंब दिखा सकती है, वो मेरे सामने खड़ा प्रतिबिंब यकीनन भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं एकदम सीधा सा आदमी हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। ऑफिस के सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और उड़ा ही क्यों ना, मुझे दिया हुआ काम ठीक से करना मुझे आता ही नहीं है। हमेशा देर करता हूँ, हर एक बात में देर, और छोटी छोटी बातों में हकलाता भी बहुत हूँ मैं। लेकिन उस दिन उस रोज़ मैं सुबह उठा तो क्या देखता हूँ, मेरे बेड के सामने कोई बैठा था। मैंने गुनगुनाते हुए आंखें रगड़ी,
सामने बैठा वो शख्स मुझे देखते हुए मंद सा स्मित कर रहा था। मैंने उसे देखा और कौन कौन हो तुम? हाँ, तुम यहाँ कैसे आए हो? कब? मैं अटकते हुए पूछ ही रहा था, तब डर मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मेरा डरना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि मैं जिस कमरे में रहता था उसे बस एक ही दरवाज़ा था और खिड़की भी इतनी छोटी कि उसमें से कोई भी अंदर ना आ सके। उस खिड़की पर लोहे के रॉड भी तो थे और दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद था, चिटकनी और खटके के साथ। तो ये आदमी यहाँ आया कैसे? मैं बहुत ही हैरान था। मेरे चेहरे पर हैरानी, डर और भय के भाव साफ दिख रहे थे। वो अपरिचित अजनबी मेरे भीतर पैदा हुआ भय और भय के कंपन साफ देख पा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की। तुम्हें काशी जाना है? मैं क्यों जाऊँ काशी? मैंने कांपते हुए स्वर में कहा। तो वो आगंतुक अपनी जगह से उठ गया और रूम में चलने लगा। वो मेरी तरफ देखते हुए रूम में टहल रहा था। उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे और फिर एकाएक को रुक गया और झट से मेरी तरफ मुंडी घुमाई और बोला, इलाज होता है वहाँ, इलाज। काशी में ही हर एक बात का इलाज संभव है। इलाज, इलाज और इलाज, वही होगा तुम्हारा इलाज। तो तुम्हें काशी ही जाना होगा बेटा। इलाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। तो आज ही निकल जाओ, यही बेहतर होगा। और इलाज करना सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा इलाज, 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 बोलते हुए उसकी कैसेट जैसे इलाज पर अटक गई थी। वो अजनबी न जाने कितनी देर तक इलाज का स्वर अलापता रहा, फिर अचानक वो खामोश हो गया। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। वह था क्या और यहाँ मेरे कमरे में था क्यों? उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी जो उसके नाभि को छू रही थी। सिर के बाल भी लगभग उतने ही लंबे थे। जटाओं जैसे दिख रही थी। जटाओं जैसे क्या, जटा ही थी वो। उसने धोती पहन रखी थी, गेरुए रंग की धोती। ऊपर के शरीर पर कोई कपड़ा न था, बस कंधे पर उत्तरीय लटक रहा था। वो इंसान अर्धनग्न था। इंसान या मैं उसे देख ही रहा था। उसकी बड़ी आँखें मुझे एकटक घूर रही थी। मेरे ख्याल से शायद वो कोई सन्यासी था, क्योंकि उसके कपड़े और उसका रख रखाव उसके सन्यासी होने की चुगली कर रहे थे। इसलिए मेरा डर काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि अब वो उठकर चला जाएगा, लेकिन वो करीब 1 घंटा मुझे वैसे ही देखता हुआ वहीं बैठा रहा। वो चलते हुए फिर से वहाँ बैठ गया था। फिर वो एकाएक उठा और ड्रेसिंग टेबल पर लगी
आईने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो क्या अचंभित करने वाली बात घटित हुई। उसका आधा हाथ सामने रखे आईने में ऐसे चला गया जैसे उसने पानी में ही हाथ डुबोया था। जैसे हमारा हाथ पानी में आसानी से अंदर चला जाता है, ठीक उसी तरह उसका हाथ उस आईने के अंदर चला गया था, एकदम आर पार। उसका हाथ अंदर जाते ही पीछे जैसे बैकग्राउंड में मंत्र चलने लगे थे। उसका अंदर जाता हुआ हाथ मैं सर्द नज़रों से देख रहा था। मुझे उस पल कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस क्षण उस सन्यासी का पूरा शरीर धीरे धीरे करता हुआ आईने के भीतर चला गया। मैं अवाक होकर वो दृश्य देखता ही रहा। कुछ देर बाद मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी वो दृश्य जैसे तैर रहा था। मैं एकदम अवाक सा था। मेरी जहन से वो सारी बातें जा ही नहीं रही थी जो मैंने सुबह देखी थी। अबे सुन, शाम को फ्री है क्या तू? मेरे कलीग ने मेरे पास आते हुए कहा। मेरा कलीग, उसका नाम रोहित था। हाँ, पर क्यों? हमें कहीं जाना है। हमसे मेरा मतलब है तू और मैं। बोल, चलता है क्या? रोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाम हो रही थी। मैं रोहित के साथ एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर दारू पी रहा था। हम लोग अक्सर यहाँ आते। ये जगह शहर से बिल्कुल कटी हुई पहाड़ों की तराई में बसी है और बेहद सन्नाटे से भरी नीरो जगह है। हालांकि थोड़ी आवाज़ें होती रहती है, लेकिन उन आवाज़ों के पीछे भरा हुआ सन्नाटा साफ सुनाई दे सकता है। थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ें भी होती है, लेकिन वो थोड़ी दूरी से सुनाई देती है। वहाँ शांति तो थी। हर तरफ देखते हुए मैंने बोतल नीचे रख दी। वो जन शून्य वातावरण मुझे अलग ही लग रहा था आज। उस सुबह के दृश्यों से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मुझे सामने पेड़ के नीचे कुछ चमकदार नज़र आया। वो चमकदार सी चीज़ मेरे आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन मैं तब ये समझ नहीं पाया कि उस चीज़ पर रोशनी आखिर पड़ कहाँ से रही है। मैं वो अपनी जगह से उठा और उस चीज़ के पास गया। वो चीज़ एक आईना थी जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। यार मुझे शराब पीनी है यार, और थोड़ी होगी तो। बोलते हुए रोहित उठा और उसी पेड़ के नीचे जाकर उसने पेशाब कर दिया। मैं देख रहा था कि वो चमकदार आईना अब भीग रहा था। अब ये क्या? अबे यहाँ मत मुतना यार, मैंने उससे डपटते हुए कहा। मैं शराब के बहुत नशे में था। मैंने झुकते हुए वो भीगा सा आईना उठा लिया। उसके बाद 2-3 दिनों तक रोहित ऑफिस में नज़र ही नहीं आया। फिर किसी ने मुझे बताया कि रोहित मर गया। मैं चौंक पड़ा। परसों तो एकदम ठीक था,
हंसता खेलता बातें भी कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ? ऑफिस छूटने के बाद मैं रोहित के घर गया। मुझे अपना कुछ सामान लेना था जो मैंने रोहित को दिया था। उसकी माँ ने कहा कि मैं ऊपर वाले कमरे में चला जाऊँ और जो मेरी चीज़ें हैं वो ले लूँ। उन चीज़ों में वो चमकदार आईना भी था जो मैंने रोहित को शराब के नशे में उठा कर दिया था। पर ये क्या था? मैंने जैसे ही वो आईना उठाया तो वो कांच मेरे हाथ में मोम की तरह पिघलने लगा। मतलब मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे करता हुआ वो कांच जैसे पिघल रहा था। मैं उसे खौफ भरी दृष्टि से देखने लगा। अगली सुबह जब मैं ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने कंघी कर रहा था तो कुछ विचित्र चीज़ हुई। आईने के बाहर में अभी भी बालों में कंघी घुमा रहा था, पर आईने के भीतर जो मेरा अक्स था उसने गुस्से में कंघी फेंक दी थी। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हटा और चिहुकते हुए वही खड़ा रहा। लेकिन आईने के भीतर खड़ा मेरा अक्स, वो प्रतिबिंब अभी भी वही खड़ा था और मुझे टेढ़ी मुंडी कर वो देख रहा था। उसकी आंखों में अजब भाव थी, साथ मुझे उन बहुत ही विकृत नज़रों से घेर रहा था। अब मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। ये सब क्या हो रहा था? सब समझ के बाहर था। मैं ऑफिस पहुंचा। बॉस ने बुलाया तो मैं कैबिन के अंदर चला गया। टेबल पर रखा चश्मा पहनते हुए उसने मुझे बहुत सारी खोटी खोटी और खरी खरी सुनाई, पर मेरी नज़रें बॉस के आए हुए चश्मे पर थी। उसके चश्मे के कांच में मुझे वही नज़र आ रहा था। वो मैं ही था, पर मैं नहीं था। सुबह का वही जो मुझे आईने में कंघी करते वक्त दिखा था, बॉस के चश्मे से वो मुझे अभी भी घूर रहा था। और अब वो मुझे देखते हुए विभत्स तरीके से हंस भी रहा था, लेकिन उसकी हंसी बहुत ही मौन थी, जैसे सिर्फ मुंडी ऊपर नीचे करते हुए जोर जोर से हंस रहा हो और किसी ने उसे म्यूट कर दिया हो। उसकी हंसी मुझे सुनाई भी कैसे देती? वो कांच के उस तरफ जो था। इसी विचार से मेरे अंदर एक सिहरन सी भर गई। उसके बाद वो मुझे कांच के गिलास में भी दिखाई दिया था। मैं दोपहर को पानी पी रहा था, गिलास में वो मुझे दिख पड़ा था। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी वो अक्स, वो प्रतिबिंब आईने से बाहर आ जाएगा। मैंने डर के मारे ड्रेसिंग टेबल काले कपड़े से ढक दिया था। मुझे उस सन्यासी की बातें याद आने लगी। इलाज, हाँ, मुझे इलाज की ज़रूरत थी। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर मैं सीधा काशी गया। एक घाट पर मुझे वही सन्यासी बैठा हुआ मिला जो उस दिन मेरे कमरे में अचानक प्रकट हुआ था। फिर उसने मुझे उस औरत के पास भेज दिया जो मृत्युपंथ को लग चुकी थी। उसने कहा था कि यह औरत मेरी दूर की रिश्तेदार है। यही मुझे उस सत्य का दर्शन करा देगी जिसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगेगा। जब यह औरत मरने के लिए तरस रही थी तब मैं उसके पास पहुंचा था। वो औरत, वो बूढ़ी औरत मरने के बहुत करीब थी। उस सन्यासी ने कहा कि जब भी तुम उस औरत के पास पहुंचो और वो मरने की कगार पर हो, मतलब तुम्हें लगे कि आप मृत्यु के एकदम पास खड़ी है, तो जो आईना तुमने
वहाँ से लाया था। उस आईने का टुकड़ा उस औरत के पास रख देना। मैंने सन्यासी से कहा भी कि वो आईना तो पिघल गया, मोम की तरह पिघल गया। सन्यासी मेरी बात पर 2 मिनट रुका और उसने कहा था कि कोई भी आईना उस औरत के सामने रख देना। फिर वो तुम्हें सत्य बताएगा। वो आईना और वो औरत दोनों तुम्हें सत्य का दर्शन कराएगी, ऐसा उसने कहा था। रात हो रही थी। आज उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि लगा जैसे मौत उसे छू रही है। मैंने देरी ना करते हुए उस बूढ़ी के सामने वो आईना रख दिया। उस आईने में उस बूढ़ी औरत के साथ मेरा प्रतिबिंब भी दिख रहा था। उसकी सांसें मंद हो गई। वो आईना देखने लगी। कुछ देर वो शांत रही, एकदम शांत। फिर वो बोलने लगी, आईने में दिखता हुआ दृश्य, वो प्रतिबिंब हमें जीवन ऊर्जा देता है। तुम्हारा प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर तुम वो जो आईने में दिखता है वो एक वास्तविक दुनिया का इंसान है। तुम और मैं, हम दोनों उस वास्तविक इंसान के प्रतिबिंब है। मतलब दूसरी दुनिया, वो दूसरी तरफ की दुनिया सत्य है, हम बस एक आभास है। बोलते हुए उस बुढ़िया की सांस एकदम से अटक गई। वो क्या बोल गई थी? मतलब कि मुझे जो कुछ भी उस आईने की दूसरी तरफ दिख रहा था, वो इंसान यानी कि मैं, वो सत्य था, वो रियल दुनिया थी, वो वास्तविक दुनिया थी और मेरी दुनिया बस एक आभास थी, मात्र एक आभास। यही सत्य था जो उस सन्यासी ने कहा था। मैं अवाक होकर उस आईने में देखने लगा। अब मेरे हाथों से वो आईना छूट रहा था और मेरा ध्यान उस बुढ़िया की तरफ गया। मुझे सत्य बताते हुए उस बुढ़िया ने दम तोड़ दिया था। वो मर गई थी। मैं सुन्न सा खड़ा था, एकदम सुन्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी।